हेलो मित्रों, मैं महेश जागीर। कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में डिस्कस करे थे और आज उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपने सामने एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसी को हमें प्रूफ करना है कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखना है, जहाँ क्यू कोई क्या है, एक पूर्णांक संख्या। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उससे भी पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं होगी मतलब धनात्मक पूर्णांक, या ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक और शून्य, इसमें शून्य भी शामिल होता है, ये पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन हमें कौन सी संख्या यूज में लेनी है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 अप टू अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो उस संख्या का हमें पता थोड़ी है कि वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कितनी होगी, नहीं पता। जब नहीं पता होता है तो हमें मान के चलना पड़ता है। मान लेते हैं कि माना कि प्रूव करते हैं इसको, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। ठीक है, और तो इसलिए यूक्लिड विभाजन विधि से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a इज इक्वल टू क्या होगा, bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा होगा r या 0 के बराबर हो सकता है r, और लेस देन होगा b। अब आपको पता होना चाहिए कि r और b क्या है। b क्या था अपना? भाजक। ठीक है ना, r क्या होता था? शेषफल, और a हमने क्या माना? धनात्मक पूर्णांक जो एक भाज्य के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें लाना क्या है, इसी धनात्मक पूर्णांक को किस रूप में लाना है? 3q के रूप में, 3q प्लस 1 के रूप में, 3q प्लस 2 के रूप में। अर्थात यहाँ q तो है लेकिन इस b की जगह क्या आना चाहिए? 3। तो हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा। पुनः माना b इज इक्वल टू कितना हो? 3 हो। b इज इक्वल टू कितना हो? 3। तो b इज इक्वल टू 3 हो तो यहाँ पर रखेंगे a इज इक्वल टू कितना होगा? 3q प्लस r होगा कि नहीं? तो इसमें रखेंगे ना, तो a अपनी जगह बराबर आ गया, b की जगह हमने 3 रखा, q आ गया, r आ गया, और जहाँ ये वाली जो कंडीशन थी यूक्लिड विभाजन विधि की, तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन b की जगह कितना लिखेंगे? 3। देखो अब अपने पास में देखो इस वाली कंडीशन, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, तो इस वाली कंडीशन में r की कितनी वैल्यू हो सकती है? इस वाली कंडीशन से r की कितनी वैल्यू होगी? r का मान 0 के बराबर बताया जा रहा है, तो r का मान 0 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 से r की कितनी वैल्यू आएगी? 0 तो आएगी, लेकिन ये कह रहा है 0 से बड़ा भी होगा, r 0 से बड़ा होगा तो पूर्णांक संख्याओं में आएगा, तो अपने पास में 0 तो बता रहा है r के बराबर, तो 0 तो आएगा। उसके बाद में 0 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, ये कह रहा है 3 तो होना ही नहीं चाहिए, 3 से छोटा 2 तक होता है, तो इसका मतलब 1 और 2, ये 3 वैल्यू r की आ गई। r की कितनी वैल्यू आई? 3। तो यहाँ पर रखते हैं। देखो अब समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे? 0। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे, तो इसलिए a बराबर कितना आएगा? 3q प्लस 0, भाई r की जगह क्या रखा? 0, तो a बराबर कितना आएगा? 3q। तो इसका मतलब वो धनात्मक पूर्णांक जो हमने माना था a, वो a किसके बराबर आया? 3q। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक 3q का रूप है। ठीक है, इसी प्रकार यदि r बराबर कितना हो? 1, पहले 0 रखा था तो अब कितना रखना है? 1 रखने पर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा? 3q प्लस 1। ठीक है ना, तो a वही धनात्मक पूर्णांक किस रूप में हो सकता है? 3q प्लस 1 के रूप में भी हो सकता है।
अब यदि r बराबर अब कितना हो, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 3q प्लस 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हमने माना था वो एक किस रूप में आएगा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 सॉरी 3q, और यहाँ से 3q प्लस 1 आ गया, 3q प्लस 2 भी आ गया। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a जो कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन है ना अपने पास में 2.1 में बहुत सारे दे रखे हैं, तो इससे मतलब 2.1 वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पे सोल्व करने हैं। वैसे ही r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, r के कितने मान होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखते जाएंगे और वैल्यूज इनके रूप निकालते जाएंगे। सही, तो देखो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में आता है एचसीएफ मैंने बता भी दिया था पिछले वाले वीडियो में, यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना बता दिया था। आज एचसीएफ है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। सही, तो देखो आगे वाला टॉपिक। अब देखिए अगला टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि अभाज्य गुणनखंड, ये वाला टॉपिक समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इससे भी पहले हम ले लेते हैं गुणनखंड के बारे में, इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि गुणनखंड होता है क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है गुणन और खंड, यानी गुणा के रूप में किसी संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े करना। जैसे मैंने ले लिया 12, एग्जाम्पल के तौर पे लिया 12 कोई संख्या है और इस संख्या के गुणनखंड निकालने हैं कि गुणनखंड कितने हो सकते हैं, गुणनखंड होते क्या हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि गुणनखंड कैसे बनाने हैं। ऐसी दो संख्याएं होगी जिनको गुणा करने पर 12 आ रहे हैं, तो हम 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड 1 इंटू 12 हो सकते हैं। 12 के और क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 2 इंटू 6 भी हो सकते हैं, तब 12 आएंगे। 12 के 3 इंटू 4 भी होते हैं, इसके अलावा थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। तो इसके बाद में देखो, इसलिए हमने मतलब ऐसे पूछ लेंगे इतना तो पता चल गया कि ये इसके गुणनखंड है, कि ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर वो संख्या आ जाए तो उसके गुणनखंड बनते हैं। तो यहाँ पर अब पूछ ले कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसमें, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 और 3 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसमें, 6। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये तो होता है गुणनखंड ज्ञात करना। अब ये कह रहा भाई हमें गुणनखंड नहीं चाहिए, हमें तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड से पहले आता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो अभाज्य संख्या परिभाषा इसकी ये है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है तो वह संख्या उसकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखो नोटेड यानी नोट करने की बात है कि यहाँ पर एक न तो जो एक होता है ना, तो एक न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य होता है, दोनों नहीं होते। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आगे आने वाली संख्या, एक के बाद में आता है 2, 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, इसलिए 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या हुई। 2 के बाद में 3 लेते हैं, 3 में 3 का ही जाता है और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता है, इसका मतलब 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 4 कौन सी संख्या हुई, भाज्य हुई क्या भाज्य हुई। देखो 4 में 4 का जाता है, 1 का जाता है, लेकिन इस 4 के अलावा 4 और 1 के अलावा 4 और 1 के अलावा किसका जा रहा है भाग, 2 का हो जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। और 2 का भाग जब चला जाता है तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या। कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या। इसका मतलब 4 क्या है, भाज्य संख्या, और वो संख्या क्या है, सबसे छोटी। तो आपसे पूछ ले कोई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। ठीक है, तो ऐसे ही अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से आगे करते रहते हैं। तो ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। अब बात आती है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखो गुणनखंड तो ये मैंने बता दिया। अभाज्य होता है कि जो भी हम किसी संख्या के टुकड़े करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, तो वो उन गुणनखंडों में क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या आनी चाहिए, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने 12 और 15, ये दोनों ले लिए। ठीक है, या फिर ये ले लो 210 और 55। इन दोनों का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना, और अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसका पहले तो एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद में एलसीएम पर चर्चा करते हैं। देखो 210 का निकाल रहे हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अलग अलग, ठीक है। तो बताओ, एक का तो भाग जाएगा ही है, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो एक का तो देना ही क्यों है। तो उसके बाद में कौन सी आती है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है तो ये कितनी बार जाएगा, 105 बार। 2 का भाग फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 के 9, 5 की 15, फिर 5 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, आपने ना मतलब छठी सातवीं पांचवी ये सब बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड भी। ऐसे ही है ना, मतलब 55 का निकालते हैं, 55 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 का सबसे पहले जाएगा 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। तो आपको लिख लेना है, पहले बना लेना है कि 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 3 × 5 × 7, और 55 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 5 × 11। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा इस अभाज्य गुणनखंड विधि से, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का सार्वनिष्ठ गुणनखंड, सार्वनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होता है, एचसीएफ। तो सार्वनिष्ठ गुणनखंड देखो ना, 2 इसमें नहीं है तो छोड़ दो, 3 इसमें नहीं है छोड़ दो, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, चलो एक जोड़ा बन गया। 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अपने पास में युग्म किसका बना, 5 का। सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या रहा, 5। तो सार्वनिष्ठ गुणनखंड 5 रहा, तो इसलिए एचसीएफ भी क्या होगा इसका, 5। समझ में आएगा, ये निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ के बाद में आता है अपना एलसीएम। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम के लिए देखो एक रिलेशन होता है, किन्हीं 2 संख्याएं ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन चारों में रिलेशन क्या होता है, संबंध होता है एक, तो उस संबंध से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं जब हमारे पास में 2 संख्याएं और एचसीएफ दे रखा हो तो तीसरी चौथी संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस वाले संबंध से निकालेंगे। तो ये संबंध क्या होता है इन चारों में, ए क्रॉस बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इनमें संबंध होता है। और इसी संबंध से हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो ए क्या मान लिया 210 इंटू बी 55 बराबर एचसीएफ अपने पास में आ गया 5, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 210 इंटू 55 डिवाइड बाई कितना आएगा 5, एलसीएम ऐसे बचेगा ना, क्योंकि ये दोनों गुणा है, गुणा है तो गुणा में से किसी संख्या को बराबर की इस तरफ लेके जाते हैं, कहाँ जाता है भाग में, काटो 11 बार। तो यहाँ पर आया अपने पास 210 इंटू 11 और एलसीएम, ठीक है। 5 के फाड़े से 55 11 बार कटे। तो यहाँ से हम 11 को गुणा कराएंगे तो कितने आएंगे, देखो 11 को गुणा कराएंगे तो 0 2 और 1 सॉरी 0 और 1 2 और 1 3 और 2 के 2, ये आ गया एलसीएम, सही। तो ये एलसीएम निकालना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन एम मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कल भी करते हैं, एक इसका क्वेश्चन और लेंगे कल। बस आज के लिए इतना ही है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तो कल करते हैं, बाय।